नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारिणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। ग्राम स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झंकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। बूंदियां धीरे धीरे गिर रही हैं, जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही हैं। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरवरों की ओट में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नलर ने अपना कार्य किया। घंटा का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान अंजन गिरिनिभ इंजन का अग्र स्थित रक्त आलोक दिखाई देने लगा। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें, जो उसकी सहेली मालूम देती हैं, रो रही हैं, और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यत है। उनकी क्रंदन ध्वनि से वह स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो, कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। विलायती पिक का ब्रीचिस पहने, बूट चढ़ाए, हंटिंग कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा है। गौर वर्ण, उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहन, कारिंदों ने इलाके में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, फिर कब पलटिएगा? मोहन, 2 रोज में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते हुए। सरल स्वभावा ग्रामवासिनी कुल कामिनी गण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। ग्रामीण लोग अपना हल कंधे पर रखे बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं और 50 उसको घेर कर गाती हुई घूम रही हैं। झूले के पेंग के साथ अब की सावन सैया घर रहुरे की सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकली हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही है। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका वेश देखकर घबरा गईं और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गईं। बाबू मोहनलाल ने निस्तब्धता को भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा? एक प्रौढ़ा ने सोचा कि
भद्रे कोई परिहास शब्द तो नहीं है, पर वह कुछ कह न सकी, केवल एक ओर दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो बाय, यह पैड़वा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिर आए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुंचे। वहां उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था जो कि फूस से छाया हुआ था, और समीप ही में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रही थीं। जल में भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई, कहाँ ठहरे, इसी विचार में वह खड़े रहे। बूंद कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन से अंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की उम्र 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युलेखा की तरह चमक रहा है। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा उसके अंग पर अपना निवास किए हुए हैं। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए। परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था। अस्तु रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान में हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता हो मुझे बतलाओ, मैं उससे पूछ लूंगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका मचान की ओर दिखाकर, वहाँ जो कई लड़के हैं उनमें से एक मेरा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षुद्र कुटीराभिमुख गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस क्षुद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी। तेजोमय मुखमंडल तथा ईषत उन्नत अधर अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम में जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देखकर और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था, किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरिक्तिम हो गया और उसके नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल आए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यान्वित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, यदि आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र कुटी के एक मिट्टी के बर्तन में से कुछ वस्तु निकालकर उसे एक पात्र में घोल कर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत को पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत ऊंचा था। जिस गांव का आपने अभी नाम लिया है,
वहीं हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदन लाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उसका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उसके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रेहन नामा भी नहीं मिल रहा है। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठ रहे और उसने कुछ भी न पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह ले लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है। इसी से अब हमारी जीविका है। इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और वह कुछ कह न सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बड़ा दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिमगामी चंद्र का अनुसरण करके बताए हुए पथ से वह चले गए। पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदन लाल मोहनलाल के ही पिता थे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय पर सभी कहानियाँ आपको मिल जाएं।